हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। शिक्षा में छात्रों द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन और आकलन अति आवश्यक और अनिवार्य है। यानी कि छात्र जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, उसका हम आकलन करते हैं, उसका हम मूल्यांकन करते हैं और उस आकलन और मूल्यांकन करने के लिए हम उनको मार्क्स देते हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें हमें ये जानने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, तो उसका हम मूल्यांकन और आकलन करते हैं। अब ये हम क्यों करते हैं? देखिए, एक शिक्षक के लिए आकलन इसलिए आवश्यक होता है कि जिससे उसको ये पता चल सके कि उसके शिक्षण से विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं अथवा नहीं। यानी कि उसने जो कुछ पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है अथवा नहीं। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो वो अपने मेथड्स में क्या सुधार कर सके जिससे कि उसके बच्चों का अधिगम अच्छे प्रकार से हो सके, उसके बच्चों में लर्निंग अच्छे प्रकार से हो सके। पेरेंट्स के लिए ये आकलन इसलिए आवश्यक है, पेरेंट्स को ये जानना इसलिए जरूरी है कि उनका बच्चा स्कूल जा करके कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, जिससे कि वो उसको सही दिशा निर्देश दे सके, घर में बच्चे को ध्यान दे सके, घर में बच्चे को समझा सके, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था पे नजर रख सके। अब स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है। वो किस लिए जरूरी है कि वो उनको अपनी स्वयं की शैक्षिक उपलब्धि का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है कि वे आवश्यकता अनुसार अपनी अधिगम शैली तथा आदतों में बदलाव कर सके। सपोज कोई बच्चा रात में पढ़ता है, उसको याद नहीं हो रहा है, तो फिर पेरेंट्स उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं बेटा, आप सुबह उठ के पढ़ो तो आपको अच्छे से याद होगा। या वो किसी सब्जेक्ट में कम टाइम दे रहा है तो वो उसमें ज्यादा टाइम दे सके। इसके अलावा नियोजनकर्ता जो है, या स्कूल का जो मैनेजमेंट है, या मैनेजर्स है, या जो हमारी सरकार है, जो भी हमारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है जिससे कि वो आवश्यकता अनुरूप उपयुक्त शैक्षिक योजनाएं तैयार कर सके। इस समय हमारे वर्तमान समय में हमारे जो देश में वो विभिन्न विषयों में छात्रों की उपलब्धि को नापने के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों के टेस्ट लेते हैं, बच्चों के एग्जाम्स लेते हैं, और उसमें जो एग्जाम्स में जो बच्चे आंसर्स देते हैं उनके उत्तरों को हम परीक्षक लोग जो हैं, या जो भी परीक्षक है, जो भी उसको चेक करता है, उसमें हम उनको अंक प्रदान करते हैं, मार्क्स देते हैं। वो 10 में से भी हो सकता है, 20 में से भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। और उसके बाद हम उन सब मार्क्स को जोड़ करके बच्चे के लिए डिविजन्स बनाते हैं कि इस बच्चे को, ये बच्चा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है, या सेकंड आया, या थर्ड आया, या ये बच्चा अनुत्तीर्ण रहा। तो इसके लिए हम मनचाहे विभाजन बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। कहीं पे आप देखते हो 33% पे पास होता है, कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो 40% पे पास देती है, कुछ और जो हायर अपने आप को समझती है वो 50% पे। तो हर एक अपना अलग अलग उसकी व्यवस्था होती है, हर एक। तो इस प्रणाली की आलोचना समय समय पर की जाती रही है। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो क्यों आलोचना होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब परीक्षक बच्चे की कॉपी को चेक करते हैं तो उस समय परीक्षक की मन स्थिति क्या होती है। अगर उसका मूड खराब होगा तो वो बच्चे को कम नंबर देगा, मूड अच्छा होगा तो बच्चे ने बहुत अच्छा नहीं लिखा होगा तब भी उसको अच्छा दे देगा मार्क्स, है ना। तो टीचर की अपनी विचारधारा और अपनी मानसिक स्थिति के अनुरूप वो मूल्यांकन करता है। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि 59.8% या 59.9% पाने वाला विद्यार्थी सेकेंड डिवीजन में पास होता है, और वहीं
परसेंट प्राप्त करने वाला विद्यार्थी को हम फर्स्ट क्लास दे देते हैं। मतलब 0.1 नंबर के फर्क से ये हमारी श्रेणी चेंज हो जाती है। तीसरी चीज क्या होती है कि विषय के अनुरूप या जो हमारे विषय की प्रकृति है उसके द्वारा भी अंकों का निर्धारण होता है। जैसे गणित है, विज्ञान है, इन विषयों में 100% मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन भाषा है, सोशल साइंस है, इतिहास है, इनमें 100% मार्क्स आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अंकन प्रणाली की इन कमियों के कारण जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग है 1952-53 में तथा शिक्षा आयोग 64-66 ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया था। 1975 में एनसीईआरटी के द्वारा जारी फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल में भी ग्रेड प्रणाली की सिफारिश की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्लान ऑफ एक्शन में भी इन्होंने ग्रेड प्रणाली के लिए जोड़ दिया था कि नहीं, अब हमें अपने यहाँ ग्रेड प्रणाली अपनाना चाहिए। अब ग्रेड प्रणाली वास्तव में होती क्या है? ग्रेड प्रणाली में हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को नंबर ना दे करके हम ग्रेड दे देते हैं, और ये ग्रेड कोई भी न्यूमरल वैल्यू, कोई भी अक्षर ए से ABCD या का कोई भी कुछ भी आप, तो नॉर्मली जो हम देते हैं वो क्या है ABCDEF या कुछ भी आप दे सकते हैं। और उसमें जो छात्रों का जो प्रदर्शन है उसके अनुरूप हम उसका एक स्केल तैयार करते हैं, जिसको कि हम 7 पॉइंट स्केल बोलते हैं, जिसको कि हम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग स्टैंडर्ड या 7 पॉइंट ग्रेड स्केल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रेडिंग प्रणाली है वो एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक द्वारा परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन मानक विशेष पैमानों पर करते हैं, जो पूरी तरह से अंकों पर आधारित होते हैं। और इसमें A से F जैसे ग्रेड या 1 से 10 जैसे रेंज शामिल है। अर्थात विद्यार्थियों को अंकों के स्थान पर हम ABCDE वर्गों में बांटकर परीक्षा परिणाम ग्रेडिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कि 7 पॉइंट स्केल में है कि जैसे हमने 90 से 100% के लिए 6 नंबर दिए हैं, ग्रेड पॉइंट 6 दिए हैं, और इसको आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग दिया है। इसी तरह से एक ग्रेड जिस बच्चे को मिलते हैं उसका परसेंटेज कितना होता है 80 से 89 के बीच में, और ग्रेड पॉइंट उसको 5 मिलता है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो वेरी गुड। इसी तरह से बी पॉइंट जिस बच्चे को मिला है उसका परसेंटेज 70 to 79 हो सकता है, और इसको जो ग्रेड पॉइंट है वो 4 मिलते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन गुड। इसी तरह से सी वाले को 60 to 69 और 3 ग्रेड पॉइंट है एवरेज। 50 to 59 वाले बच्चे के लिए, जिसको 50 से 59% के बीच में मिला है स्थान, उसको डी ग्रेड और इसका ग्रेड पॉइंट 2, और इसी तरह से ई वाले के लिए 40 to 49 और ग्रेड पॉइंट 1 और पुअर, और इसी तरह से 40% से लेस जिस बच्चे को मिलते हैं उसको हम ग्रेड F देते हैं, यानी कि फेल, और ये बच्चा वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, कि ग्रेडिंग सिस्टम के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या है कि हम प्रतिशत, जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है प्रतिशत ग्रेडिंग। प्रतिशत ग्रेडिंग में हम 0 से 100% तक मार्क्स देते हैं। दूसरा क्या है लेटर ग्रेडिंग, इसमें A ग्रेड से F ग्रेड तक देते हैं। तीसरा है सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, यानी कि छात्रों की एक दूसरे से तुलना करते हैं और आमतौर पर अक्षर ग्रेड प्रदान करते हैं कि ये इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है। फिर
महारत ग्रेड यानी कि छात्रों को मास्टर्स या पासर्स के रूप में ग्रेडिंग देते हैं। जब उनकी उपलब्धि एक पर्टिकुलर निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तब उनको मास्टर्स देते हैं या पासर्स देते हैं। पांचवा तरह का केवल पास या फेल सामान्य पैमाने का उपयोग करते हैं इसमें, और सफल या असफल रूप में इसको देते हैं। छठी प्रकार की ग्रेडिंग है मानक ग्रेडिंग। ये छात्रों के पूर्व स्थापित मानक यानी कि छात्र ने जो पहले प्रदर्शन किया था उसकी तुलना में हम उसको ग्रेड करते हैं, यानी कि जो पहले से जो ग्रेड स्थापित है, जो स्टैंडर्ड है, उसके कंपैरेटिव हम छात्रों को प्रदर्शन की तुलना करते हैं। और सातवां जो है वो कथात्मक ग्रेडिंग, जिसमें कि हम छात्रों के बारे में टिप्पणियां लिखते हैं, नोट लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रेडिंग्स के लाभ और हानि क्या क्या है। इसके अलावा SGPA, CGPA, ग्रेड पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट, ये सारी चीजें क्या है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।